लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे और उसको एग्जाम में किस तरह से पूछता है इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद प्रथम क्या है। अनुच्छेद फर्स्ट है संघ का नाम और संघ के क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश अथवा उनकी स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 बोलता है जो नागरिकता से संबंधित है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस प्रकार दी गई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारा मूलतः अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आता है, जिसमें से कुछ अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 12 को देखें तो इसमें राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया है कि राज्य किससे बोलेंगे। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी 2022 में पूछ चुका है और बीपीएससी में भी आने की संभावना है। तो राज्य की परिभाषा का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। बाकी अभी हम लोग अनुच्छेद के बारे में ही केवल डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 13 है मौलिक अधिकारों से असंगत या अकल्पनीकरण करने वाली विधियाँ, यानी वो मौलिक अधिकारों से असंगत रखने वाले जो भी विधि सरकार द्वारा बनाए जाएंगे या अल्पीकरण किए जाएंगे मौलिक अधिकारों को, यानी कम किया जाएगा, उसके लिए इस अनुच्छेद के तहत सरकार करती है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार स्ट्रक डाउन किया जाता है कि ये गैर संवैधानिक है। तो वैसे अनुच्छेद 14 है राष्ट्र विधि के समक्ष समता। ये विधि के समक्ष इसमें क्षमता लिखा गया। विधि के समक्ष समता होता है। समता विधि के समक्ष समता का मतलब है कि न्यायिक कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखा जाना है। और अनुच्छेद 15 है हमारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी हम लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज या सरकार द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें सभी वर्ग के लोगों के लिए धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर इसके भेदभाव किए बिना उसको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी का अंत। जैसे हमारे पूर्वजों के साथ, यानी जो लोअर अपर क्लास वर्ग के जो सिद्धांत के अनुसार, मतलब धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार, जिससे छोटी जाति या सो कॉल्ड छोटी जाति के साथ भेदभाव किया जाता था, उसके लिए अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है इस अनुच्छेद के द्वारा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है, जिसमें 5 प्रकार के हैं। ये बीपीएससी में लगभग हर बार पूछता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में यहाँ पर 2 लिखा गया है, जो गलती से टाइप हुआ है, या 2 नहीं 200 होगा। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दैहिक ये होगा दैहिक
स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 ये है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बार बार पूछे जाते हैं। और इस बार अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया था जिसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी इसी में सम्मिलित किया गया था, 21 में ही। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार पर बलात्कार श्रम का निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति को जबरन उसका दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी जैसे ह्यूमन तस्करी की बात है वो किया जा रहा है यहाँ पर, इसको उससे प्रोहिबिट किया गया है। यानी किसी को भी ज़बरदस्ती उसके मर्जी के खिलाफ बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। जैसे पहले दास प्रथा थी जिसमें दासों की खरीद बिक्री होती थी। अनुच्छेद 24 कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने से रोका गया है। और इसमें एक चीज़ ध्यान करने वाली बात है कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यदि कोई बालक अपने माता पिता के कार्यों में हेल्प करता है, केवल हेल्प करता है, मतलब तो उसके लिए ये उस पर ये कानून अनुच्छेद लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के व्यक्ति के लिए करों के समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि हम लोग जैसे राम मंदिर के संबंध में विपक्ष के द्वारा सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि हमारे गैर हिंदुओं के करों का उपयोग किया गया है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन ये अनुच्छेद 27 इसी तरह के कार्यों से स्वतंत्रता दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति को उससे जबरन किसी और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सरकार पैसे नहीं ले सकती है या कर नहीं लगा सकती है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। जैसे हम लोग अभी भी स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो उनको जबरन प्रार्थना के लिए खड़ा नहीं किया जा सकता है, जो कि नास्तिक हैं या अधार्मिक हैं या किसी और मजहब के हैं, जो हिंदू हैं, तो इनका परंपरा के अनुसार लॉर्ड सरस्वती का पूजा पाठ होता है। तो उसे कोई भी गैर हिंदू होंगे तो उसको ज़बरदस्ती खड़ा करने या पूजा में सम्मिलित करने के लिए जबरन स्कूल प्रबंधक नहीं शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंध करने की अल्पसंख्यक का अधिकार है। देखिए ये भी अनुच्छेद इस पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा अभी कंसेप्ट के अनुसार देखें तो AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को के मतलब अल्पसंख्यक आयोग द्वारा या सरकार के द्वारा इसे अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार किया गया है। तो इस आर्टिकल को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ये हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए। और हमारा अनुच्छेद 33 है मौलिक अधिकारों को सेना आदि पर लागू करने के लिए उन्हें संशोधित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 है किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के कुछ प्रावधानों के प्रभावी बनाने के लिए कानून। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आते हैं अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, जिसमें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ये वही परिभाषा होगा जो अनुच्छेद 12 यानी मौलिक अधिकारों के
संबंध में जो दिए गए हैं। अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग, यानी जितने भी निर्देशक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसका एप्लीकेशन इस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ निर्देशक सिद्धांत हैं। अनुच्छेद 39 से समान आय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा, यानी कम आय वाले को निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। जैसे वल्नरेबल सेक्शन है, बच्चे, बुजुर्ग, ओल्ड एज, उनके लिए अगर उनके पास केस लड़ने के लिए किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होती है कि उसको सही से केस लड़ सके। अनुच्छेद 40 ये बीपीएससी में बार बार एग्जामों में पूछता है, तो इस पर ध्यान देने की बात है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 41 को देखें तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति और प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43A से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बताया गया है। ये बार बार बीपीएससी में पूछता है, तो ये दोनों भी आर्टिकल को ध्यान से देखेंगे। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान। हाल के स्थिति में देखें तो न्यूज में अनुच्छेद 44 का चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो रही है और उत्तराखंड राज्य इसको लागू भी कर चुका है। गोवा के बाद उत्तराखंड राज्य अनुच्छेद 44 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर को और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया है, जो महात्मा गांधी इस पर बहुत जोर शोर से बात करते थे। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वनों एवं वन जीवों का सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों में इसे मिलता जुलता आर्टिकल्स आते हैं जो एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। अनुच्छेद 50 है न्यायपालिका के और कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी जो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है, यानी शक्तियों का पृथक्करण का, उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से इतर करके देखा जाता है, जो अनुच्छेद 50 में वर्णित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। रूस यूक्रेन वार, इजराइल फिलिस्तीन वार, इस तरह का अगर वार पर गौर किया जाए तो ये आज के डेट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ऐसा करने वाला विश्व में मात्र एकलौता देश भारत है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक संविधान में विशिष्ट रूप से इसका प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51A को जारी किया गया, जिसको स्वर्ण समिति के सिफारिश पर किया गया था 1976 में, यानी इमरजेंसी के दौरान, तब नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था। अनुच्छेद 51A का पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थान राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। अनुच्छेद इसका पार्ट 2 है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों
और हृदय में समझें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। 51(4) है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये आर्टिकल और अनुच्छेद 49 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्र की सेवा के बारे में दोनों में बताया गया है, इन दोनों में तो नहीं बताया गया है। राष्ट्र सेवा करना और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को और स्थान वस्तुओं को संरक्षण का बात किया गया है 49 में, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कन्फ्यूजन ना हो। तो 5वां हमारा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान का विरुद्ध हो, यानी स्त्रियों के जो गरिमा है उस पर ठेस न पहुँचे, उसके लिए मौलिक कर्तव्यों में प्रावधान दिया गया है। 5वां हमारा कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें। 7वां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव आते हैं, उनका रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी ऐसा नहीं, इसमें इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो इसमें हिंसा से दूर रहने की बात की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने का मौलिक कर्तव्य 8वां हमारा है। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। देखिए ये आर्टिकल 49 में भी सेम ही प्रतीत होता है। जैसे आर्टिकल 49 क्या बोलता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण। वैसे आर्टिकल 51 का हमारा भाग है 9वां, जिसमें बताएगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी दोनों में देखिए कि कितना सिमिलरिटी मिलता है। उसमें स्मारकों और स्थानों का बात किया गया है और इसमें संपत्ति, यानी संपत्ति हमारा सार्वजनिक संपत्ति हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोडवेज, हाईवेज एक्सेट्रा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है, हमारा 9वां भाग है। 10वें में बताया गया है मौलिक कर्तव्यों में व्यक्ति का और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते रहें और हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू सके। 11वां यदि नागरिक माता पिता या संरक्षक है तो वह 6 से 14 वर्ष के तक की आयु के वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो हमारा मौलिक कर्तव्यों के आगे होगा, यानी संघ से रिलेटेड भाग 5 में। थैंक यू वेरी मच।